हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईबीएस स्टडी के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे गरीबी रेखा के बारे में। अगर हम गरीबी रेखा की बात करें तो गरीबी रेखा होती क्या है या गरीबी क्या होती है। गरीबी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी इंसान जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता उसे हम गरीबी कहते हैं। चाहे वो खाने को हो, चाहे वो खाना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो घर हो, तो ये सब के सब। अगर हम गरीबों के आकलन की बात करें कि अगर किसी इंसान की आमदनी कम है और वो अगर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा तो वो भी हमारा गरीब माना जाता है। यदि उसकी आमदनी अच्छी है तो समझ लो और वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो वो गरीबी के अंदर नहीं आएगा। अगर उसकी आमदनी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए तो एक तरीके से ये कहलाएगा गरीबी रेखा। अगर हम देखें तो हर देश के अंदर एक रेखा का प्रयोग किया जाता है जिससे हमें ये पता लगता है कि उस देश का विकास कितना है, उसकी स्थिति कैसी है, वहाँ की आमदनी क्या है। तो इन चीज़ों को बेस पे हम पता लगा पाते हैं। अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। तो देखो दोस्तों, अमेरिका में किस आदमी को गरीब माना जाता है? जिसके पास कार नहीं है। अब भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। अगर हम देखें तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो जीवन के लिए हमारे पास कपड़ा, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा भी होनी चाहिए, चिकित्सा, सारी ज़रूरतों के ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। और निर्धनता रेखा के अंदर अगर हम देखें तो एक कैलोरी के आधार पर भी हम की चीज़ों का पता लगाते हैं। कैलोरी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमें खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो अगर हमने बिस्किट खाया है, कोई भी खाना खाया है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कंप्लीट करता है तो उसी को हम कहते हैं कैलोरी। अगर हम देखें तो एक होता है हमारा खाने की व्यवस्था है, यानी कि खाद्य व्यवस्था है। अगर हम देखें तो खाद्य वस्तुओं में अनाज हुआ, दालें हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, चीनी हुआ, ये सब मिलकर हमारे शरीर में कैलोरी की पूर्ति करते हैं। यहाँ तक कि उम्र, लिंग, काम करने वाली चीज़ें, इनके आधार पर भी कैलोरी की ज़रूरतें बदलती है। अगर मान लो हम कम काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मान लो अगर हम एक कंप्यूटर पे बैठे एक आदमी को देखें तो वो काम अपने माइंड से कर रहा है तो उसको फिजिकली काम वो इतना नहीं कर रहा। पर अगर हम एक किसान को देखें तो वो किसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है और उसको फिजिकली वर्क करना पड़ता है, तो उसको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। भारत में देखें तो भारत में कैलोरी, अगर हम भारत में कैलोरी देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण में 2400 कैलोरी एक दिन की होती है और जबकि शहरों में 2100 कैलोरी होती है एक दिन की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2400 कैलोरी इसलिए रखा गया है गांव के अंदर क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, पर शहरों में काम कम है। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी ज़्यादा होती है और अनाज आदि के रूप में भी इस कैलोरी की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए हम मौद्रिक, अगर हम देखें तो इस परिकलनों के आधार पर 2011 और 12 में किसी व्यक्ति हेतु गरीब का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कहा जाता था। अगर 2011 और 12 की बात करें तो उसमें गरीब उन लोगों को माना जाता था जो सिर्फ 816 रुपये प्रति महीना कमाते थे। पर ये बात हम कर रहे हैं गाँव की। और शहरों की बात करें तो उन लोगों को गरीब माना गया जो सिर्फ 1000 रुपये प्रति महीना कमाते हैं। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि 816 रुपये सिर्फ गांव के अंदर 2011 से 12 में कितने कम होते हैं और शहरों में सिर्फ 1000 रुपये। और आज भी हमारे देश के अंदर गरीबी का बहुत बुरा हालात है। कम कैलोरी की ज़रूरतों के बावजूद शहरी क्षेत्रों में उच्च राशि निश्चित हो गई क्योंकि शहरों में कई आवश्यक चीज़ें काफ़ी कीमतें ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2011 और 12 में रहने वाले 5 सदस्य जैसे परिवार की बात करें कि जैसे 2011 और 12 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का अगर परिवार है तो इनके अंदर अगर हम देखें तो गरीबी रेखा से नीचे होगा अगर उसकी आय 4080 रुपये प्रति महीने से कम है। अगर मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग रह रहे हैं और 5 लोग मिलकर अगर सिर्फ इतना कमाते हैं या फिर इससे कम कमाते हैं तो ये भी बेचारे गरीब कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो परिवार को शहरी क्षेत्रों में पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने की ज़रूरत होती है। अगर हम शहरों की बात करें तो एक इंसान को अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो कम से कम उसे 5000 रुपये तो कमाना ज़रूरी है।
अगर वो 5,000 रुपये नहीं कमा पा रहा तो इसका मतलब उसे गरीबी रेखा में माना जाएगा। उसी के बाद एक हमारा आता है NSSO। NSSO की फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं कि गरीबी रेखा के बारे में, कि देश की आय कितनी बड़ी है, और उसके बाद गरीबी का आकलन जो हो रहा है वो सब कौन करता है? NSSO। उसके बाद अगर हम देखें तो विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो निर्धनता रेखा हेतु मानक का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि वो भी बताते हैं गरीबी रेखा के बारे में। अगर हम देखें तो $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, और वो गरीबी का किस प्रकार आकलन करते हैं? $1.9 प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन के आधार पर अगर वो करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो गरीबी का अगर हम अनुमान लगाएं, तो गरीबी के अनुमान की बात करें तो देख सकते हो आप दोस्तों, मतलब 2093 में गांव में 50%, फिर शहरों में इतने, और टोटल 45, और अगर हम देखें तो उसके बाद गरीबों का यह अनुपात था 45%। अगर यहाँ पर हम गरीबों की संख्या की बात करें तो गांव में 329, शहरों में 75, और टोटल हो गया 404। यानी कि गांव में देखिए 2011 से अगर हम देखें तो 2093, 2004 से 5, 2009 से 10, 2011 से 12, इन समय देखें तो जो शहरों का अनुपात है, देखिए यहाँ पे शहरों का अनुपात 75 था, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे एक बार कम हुआ, फिर यहाँ पे फिर काफ़ी कम हुआ। पर उसके बाद अब ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण संख्या की, तो देखो ये हमारा धीरे धीरे कम होता चला गया। अब 217 2011 में काफ़ी गरीबी 1993 के मुकाबले काफ़ी कम हुई। और उसके बाद, और ये गरीबों की संख्या किस में थी? करोड़ों के अंदर। असुरक्षित समूह, देखिए अब दोस्तों आता है असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह का मतलब ऐसा समूह जो सुरक्षित नहीं है। कैसे? तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं। तो अगर हम देखें तो उसके अंदर ये जैसे हमारा हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी तरह असुरक्षित समूह में ग्रामीण में काम करने वाले लोग हो गए, खेती में काम करने वाले लोग हो गए, शहरों में ऐसे मज़दूर जिनको जो मर्जी सैलरी दे दी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो निर्धनता रेखा के नीचे व्यक्तियों में भारत में समूह के लिए 22 है, और अनुसूचित जातियों के लिए 100 में से 43 लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही सक्षम हैं। अगर हम देखें तो गरीबी के अंदर से अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के अंदर लोगों को देखें तो 100 लोगों में से सिर्फ 43 लोग ही हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, यानी कि 57 लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पाते। इसी प्रकार अगर हम शहरों की बात करें तो 34% जो मज़दूर हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीब, एक तो होता है गरीब और एक होता है गरीबी रेखा से भी नीचे, यानी गरीबी से भी नीचे, जो अपनी बहुत बुरी हालत में जी रहा है, जिसको काम भी नहीं है, और काम करने के लिए दूसरे के यहाँ पे अगर वो काम भी करता है तो उसे वो भी पैसा नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। तो 34% अगर हम देखें तो भूमिहीन कृषि है, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, और 29% यानी कि 29% अनुसूचित जनजातियों में भी गरीब है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक तौर पर सुविधाजनक, भूमिहीन, दिहाड़ी मजदूर, असुविधा की समस्याओं को कई बार उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और 1990 के दौरान अनुसूचित जाति के परिवारों को छोड़ अगर हम देखें तो काफ़ी सारे गांव के अंदर लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, शहरी लोग, ऐसे भी मज़दूर हैं जो काफ़ी गरीब हैं। पर 1990 के दशक के दौरान अगर हम देखें तो ग्रामीण में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, शहरों में उन परिवारों में अब गरीबी में धीरे धीरे कमियां भी थोड़ी बहुत आई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कम हो गई है, पर काफ़ी गरीबी में कमी आई है। अगर हम देखें तो गरीब परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे महिलाओं और बूढ़े लोग और बच्चियों को भी परिवार में संसाधन भी उपलब्ध ठीक से नहीं होते हैं। आप जानते हो महिलाओं के साथ शुरू से अत्याचार होते आ रहे हैं, और आज भी दोस्तों महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार होते हैं। महिलाओं को अपने जीवन जीने का भी अधिकार ठीक से नहीं मिल पाता। बूढ़े लोग होते हैं, आप जानते हो कि आज सरकार ने कई वृद्ध पेंशन भी बनाई हुई हैं,
ये सब इस वजह से क्योंकि बूढ़े लोग जब 60 साल के बाद, इंसान की उम्र के बाद वो अपना काम नहीं कर पाता है, इसलिए कई बार वो अपने घर पे भी नहीं रह पाते हैं और बूढ़े लोगों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो छोटी लड़कियों को जैसे उनका भ्रूण हत्या, पेट में हत्या कर दी जाती थी, उन्हें लड़कों के मुकाबले उन्हें शिक्षा ना दिया जाना, उनको समाज के अंदर ठीक से जीने की उम्मीद ना मिलना, समाज के अंदर उन्हें हर तरीके से पीछे रखना। अतः महिलाओं, शिशु, बच्चियों और गरीबों को इन सब में काफ़ी सामना करना पड़ता है। अगर हम देखें तो शिव रमन की कहानी, अब देखो शिव रमन की अगर बात करें तो शिव रमन जो है तमिलनाडु के कस्बे एक छोटे से गांव में रहने वाला था। उसके बाद अगर हम देखें तो शिव रमन की बात करें तो शिव रमन एक कस्बे में रहता था और उसके बाद वो एक हथकरघा और बिजली के करघे कपड़ों हेतु प्रसिद्ध था। यानी कि करघे का मतलब आप जानते हो, एक चरखा होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं। तो गांव में 100 परिवार रहते थे और शिव रमन मोची जाति का था, यानी कि आप मोची लोग जो जूते वगैरह बनाते हैं, और वह 160 रुपये जो था प्रतिदिन के हिसाब से मजदूर पर काम करता था। लेकिन उसे यह काम साल में से 5 या 6 महीने ही मिलता था। अब देखिए वो बंदा जो है 5 या 6 महीने ही काम करता है, पर उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा। अब देखिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाकी समय वो गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता था और उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती थी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ मिलके दोनों काम करते थे। लेकिन इन दिनों उन्हें यदा कदा काम मिल पाता है, और यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिव रमन करता है उसे 100 रुपये रोज़ मिलते हैं। यानी कि जो शिव रमन काम करता था उसे एक दिन के कम से कम 160 रुपये मिलते थे। अगर उसकी वाइफ जो काम करती है तो उसी काम के उसे 100 रुपये रोज़ मिलते हैं। परिवार में टोटल 8 सदस्य हैं और शिव रमन की 65 साल की एक विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन कामों में उसे मदद की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अब आप देख सकते हो कि उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी 25 साल की एक बहन भी है। यानी कि अब देखिए 8 सदस्य बताए थे उसके परिवार में। अब 8 सदस्य के बारे में हम देखिए 8 सदस्य और इतनी कम इनकम में शिव रमन का खर्चा कैसे चलता है और वो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम शिव रमन की आगे की कहानी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।